इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधी जंग होने जा रही है। मैदान सजा है उपराष्ट्रपति चुनाव का और इस चुनाव का नंबर गेम उतना आसान नहीं है, बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। एनडीए ने जब अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान किया तो विपक्ष के माथे पर बल पड़ गए। तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन के नाम से न सिर्फ दक्षिण भारत की राजनीति में हलचल मच गई, बल्कि उद्धव ठाकरे से लेकर एमके स्टालिन तक को कश्मकश में डाल दिया। सवाल ये है, क्या एनडीए फिर से विपक्षी खेमे में सेंधमारी करने में कामयाब होगा या फिर क्या इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता बचा पाएगा? चलिए उपराष्ट्रपति चुनाव का पूरा नंबर गेम आपको समझाते हैं। पूरी रणनीति और हर वो मोड़ समझाएंगे जो इस चुनाव को दिलचस्प बना रहा है। तो एनडीए और इंडिया ब्लॉक आमने सामने है। एनडीए ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया, जबकि इंडिया ब्लॉक अभी भी रणनीति बनाने में जुटा है। खास बात ये रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात करके एनडीए उम्मीदवार के लिए समर्थन भी मांगा है। यानी सत्ता पक्ष सिर्फ अपने पाले पर भरोसा नहीं कर रहा है, बल्कि विपक्षी खेमे से भी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की बैठक में सरकार के नंबर गेम को चुनौती देने और अपनी रणनीति तय करने की प्लानिंग चल रही है। अब पहले आपको जरा ये समझा देते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। ये चुनाव आम चुनाव की तरह नहीं होता है। इसमें वोटिंग एक खास तरीके से होती है, जिसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब ये कि हर सांसद सिर्फ हाँ या ना में वोट नहीं देता है, बल्कि अपने वोट पर अपनी पसंद की लिस्ट लिखता है। जैसे कि पहला विकल्प कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। अब जीतने के लिए एक उम्मीदवार को एक फिक्स नंबर यानी कोटा हासिल करना पड़ता है। ये कोटा निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। कुल वैध वोटों को 2 से बांटिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। बस यही वो नंबर है जिसे पार करने वाला उम्मीदवार विजेता बन जाता है। अगर पहली गिनती में कोई उम्मीदवार ये नंबर छू नहीं पाता है तो सबसे कम वोट पाने वाले को बाहर कर दिया जाता है। फिर उसके वोट दूसरी पसंद के आधार पर दूसरे उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कोई उम्मीदवार कोटा पार न कर ले। अब समझते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो इस चुनाव में कुल 782 सांसद वोट डालने के पात्र हैं, 542 लोकसभा से और 240 राज्यसभा से। जीत के लिए जरूरत होगी 392 सांसदों के समर्थन की। अब देखते हैं कि सरकार और विपक्ष का गणित क्या कहता है। तो सरकार यानी एनडीए के पास कुल मिलाकर 427 सांसद हैं, वहीं विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक के पास 355 सांसद हैं। लेकिन असली खेल है 133 अनिर्णित सांसदों का। ये वो वोट है जो न पूरी तरह एनडीए के पाले में है और न विपक्ष के। इन्हीं वोटों पर दोनों खेमों की नजर है और इन्हें मनाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। वहीं एनडीए ने जिस चेहरे को उम्मीदवार बनाया है वो एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु से 2 बार सांसद रह चुके सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला है। ये दांव कई मायनों में अहम है। पहला, साउथ पर फोकस। बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। दूसरा, कांग्रेस डीएमके को चुनौती। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं जो डीएमके का गढ़ है। उनकी उम्मीदवारी सीधे सीधे एमके स्टालिन को चुनौती देती है। तीसरा, उद्धव ठाकरे की दुविधा। महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के नाते अगर उद्धव ठाकरे विरोध करते हैं तो संदेश जाएगा कि उन्होंने अपने ही राज्यपाल के खिलाफ वोट दिया। यही वजह है कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बयान दिया कि सीपी राधाकृष्णन बहुत अच्छे इंसान हैं, विवादास्पद नहीं हैं और उनके पास अनुभव है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साफ है कि अब सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का खुलकर विरोध करना शिवसेना के लिए आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों में हमेशा से सत्ताधारी दल विपक्षी खेमे में सेंधमारी करता आया है।
2007 में यूपीए ने प्रतिभा पाटिल को उम्मीदवार बनाया था। शिवसेना ने एनडीए में रहते हुए भी उनका समर्थन किया था। 2012 में प्रणब मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया गया, तब भी शिवसेना और जेडीयू ने यूपीए को वोट दिया था। 2017 में एनडीए ने रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जेडीयू ने विपक्ष में रहते हुए भी समर्थन दिया था। और 2022 में जगदीप धनखड़ एनडीए उम्मीदवार बने। कांग्रेस ने मार्गरेट आल्वा को उतारा, लेकिन टीएमसी ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। यानी इतिहास गवाह है कि इन चुनावों में विपक्षी एकता अक्सर टूटती रही है। अब सवाल है, क्या इंडिया ब्लॉक इस चुनाव में एकजुट रह पाएगा? डीएमके के पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 32 सांसद हैं। स्टालिन के लिए ये तय करना मुश्किल होगा कि वो अपने ही राज्य के उम्मीदवार का विरोध करें या समर्थन। एआईएडीएमके और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी असमंजस में है। उद्धव ठाकरे विरोध करते हैं तो संदेश जाएगा कि उन्होंने अपने ही राज्यपाल के खिलाफ वोट किया। विपक्ष की ये दुविधा एनडीए को फायदा पहुंचा सकती है। 2022 की तरह अगर इस बार भी कुछ दल तटस्थ हो गए या क्रॉस वोटिंग हुई तो सीपी राधाकृष्णन की राह और आसान हो जाएगी। तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक पद का चुनाव नहीं है, बल्कि ये सियासी सेंधमारी और नंबर गेम की असली परीक्षा है। एनडीए का गणित पहले से ही मजबूत है, 427 सांसद उसके साथ खड़े हैं, लेकिन राजनीति में समीकरण सिर्फ आंकड़ों से तय नहीं होते, बल्कि हर वोट के पीछे एक रणनीति छिपी होती है। अब सबकी निगाहें उन 133 अनिर्णित सांसदों पर टिकी हैं। क्या ये सांसद एनडीए के पाले में आएंगे या विपक्ष चमत्कार करके नंबर गेम पलट देगा? और ये भी देखना होगा कि विपक्ष अपनी एकजुटता बचा पाता है या नहीं।